इतना पेन होता था कि अगर मैं किसी को बताना चाहूँ तो ये उँगली भी नहीं उठा पाती थी कि मैं उँगली से इशारा करूँ। तो मम्मी-पापा ने स्कूल बंद कर दिया कि मतलब इसको प्रॉब्लम होता है, ये रोज़ जा नहीं पाती तो स्कूल नहीं जाएगी। तो मैं 6th क्लास तक ही स्कूल गई हूँ। उन्होंने भी बोला कि शादी करा दो। मुझे था कि ये क्या सॉल्यूशन है कि शादी क मतलब बीमार रह रही हूँ, मैं घूम नहीं रही, मैं खा नहीं पा रही हूँ, शादी करा दो। इलाज क्या है वो बताओ? तो उन्होंने कहा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आयुर्वेद क्या करेंगे? जड़ी-बूटी। फालतू में पैसा वेस्ट है, फेक है ये सब। आप ये सब फालतू सब लिंक में मत क्लिक किया करें। हेलो, मेरा नाम नाज़िया हसन है। मैं बिहार पूर्णिया ज़िला से बिलॉन्ग करती हूँ। अभी मैं 32 इयर्स की हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम पैंक्रेटाइटिस मुझे जब मैं 9 इयर्स की थी, 9 और 10 इयर्स के आस-पास, जब से मुझे है। बट उस वक़्त मुझे पता नहीं था कि ये प्रॉब्लम है। बचपन जब थी, छोटी-सी थी तो कुछ भी खाती थी, पेन हो जाए, कहीं चले गए, बच्चों के साथ खेल रही हूँ और जब शाम में आई, सोई तो सुबह उठा तो पेन हो गया। किसी शादी में चली गई तो पेन हो गया। घर में मेरे मम्मी हैं, पापा हैं, हम 5 भाई-बहन हैं, जिसमें से 3 बहन, 2 भाई हैं। तो जब कुछ खाए, सपोज़ घर में अगर मटन बना, तो मटन पाँचों भाई-बहन ने खाया, बट मुझे खा के मैं रात में सोई और मुझे सुबह पेन हो गया। तो उन 4 भाई-बहन को नहीं हुआ, मुझे पेन हुआ। तो मुझे मेरे मम्मी-पापा को था कि भाई पेन हो गया, चलो ठीक है। अरे जब डाइजेस्ट नहीं होता तो खाती क्यों हो? मत खाया करो, ये क्यों खाती हो, समोसा क्यों खाती हो, चॉकलेट क्यों खाती हो, मत खाओ। तो उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि 5 बच्चे मेरे खा रहे हैं, तो 5 बच्चे में 4 को नहीं हो रहा है, इसी को क्यों होता है? तो ऐसे था, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, बस बचाते रहा कि ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ करके। पेन होता था और बचपन से जब से 9 साल की थी, जब से मुझे पेन होता था, तो पेन किलर कभी भी काम नहीं किया इस पे। कि टैबलेट बच्चे को खिला दिया और बच्चे के दर्द कम हो गया, वो कभी नहीं होता था, इंजेक्शंस ही लगते थे मुझे। तो ऐसे होते धीरे-धीरे मैं जैसे-जैसे मैं बढ़ती गई, बीमारी भी ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे करके बढ़ती गई। फिर जब मैं स्कूल के 6th क्लास में पहुँची तो उसके बाद स्कूल मतलब क्योंकि स्कूल जब आप जाते हैं तो डेली रूटीन आपका होता है, सुबह उठना है, स्कूल जाना, आना, होमवर्क करना, तो वो मैं कर नहीं पाती थी, धीरे-धीरे वीक होने लगी। तो मम्मी-पापा ने स्कूल बंद कर दिया, ये मतलब इसको प्रॉब्लम होता है, ये रोज़ जा नहीं पाती तो स्कूल नहीं जाएगी। तो मैं 6th क्लास तक ही स्कूल गई हूँ, उसके बाद स्कूल नहीं गई मैं कभी। जैसे-जैसे बढ़ने लगी तो पेन भी मेरा साल में 2 बार आने लग गया, 3 बार आने लगा। जब मैं 10th की थी 2008 में, उसके बाद से पेन ज़्यादा होने लगे और उसकी जो दर्द जो होता है उसमें, वो ज़्यादा था। बचपन में थोड़ा कम दर्द था, इतना कि मम्मी पेट में दर्द हो रहा है, इतना ही था। जब 10th पास करी 2008 में, तो बहुत ज़्यादा मतलब इतना पेन होता था कि अगर मैं किसी को बताना चाहूँ तो ये उँगली भी नहीं उठा पाती थी, कि मैं उँगली से इशारा करूँ, तो मैं पलकें ऐसे करती थी। जब पूछते क्या हो रहा है तो डॉक्टर से मैं बात नहीं कर पाती थी, बोल नहीं पाती थी कि मैं कितना पेन में हूँ। तो अल्ट्रासाउंड हुआ, अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आया, अल्ट्रासाउंड में ये पैंक्रियाज़ दिखती नहीं है। उसके फिर ब्लड टेस्ट वगैरह हुए तो उसमें भी सब नॉर्मल। तो डॉक्टर्स का कहना था कि कुछ नहीं है, गैस है, ये उल्टी-सीधी चीज़ें खाती है, इसलिए इसको गैस्ट्रिटिक है और कोई बात नहीं है। तो फिर ये ऐसे चलता रहा। फिर 2010 में फिर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन आया, तो फिर वो गॉल ब्लैडर में स्टोन बताया उन्होंने। तो पापा ने कहा अच्छा बचपन से इसी वज़ह से पेन हो रहा है। तो उन्होंने सर्जरी का सोचा कि सर्जरी करवा लेते हैं। सर्जरी ऑपरेशन थिएटर में मतलब उन मेरे से पहले कोई पेशेंट का ऑपरेशन हो रहा था तो उन्होंने बोला कि आप एक बार ऑपरेशन से पहले एक और अल्ट्रासाउंड करवा के आ जाएँ। तो जब अल्ट्रासाउंड के लिए गई तो स्टोन गायब गॉल ब्लैडर से। तो वो बहुत ढूँढने की कोशिश की है डॉक्टर बट वो स्टोन कहाँ है, पता ही नहीं चल रहा है, किधर गया ये स्टोन, कहाँ है? फिर उस अल्ट्रासाउंड पे डाउट होने लगा तो फिर हम लोग दूसरे मतलब उस डिस्ट्रिक्ट के जो सबसे हाई अल्ट्रासाउंड थे जो जिसको अच्छा माना जाता था जिसकी रिपोर्ट को वहाँ पे फिर गए। वहाँ भी उन्होंने बोला नहीं स्टोन तो है ही नहीं और उससे पहले अल्ट्रासाउंड में क्लियर स्टोन दिख रहा है। वो भी 1 नहीं 3-4 स्टोन दिख रहे थे। स्टोन गायब।
फिर हम लोग वापस आए, डॉक्टर को बताया तो कहा कि भाई स्टोन है नहीं तो सर्जरी हो नहीं सकती है। तो ऑपरेशन थिएटर से वापस आ गए। तो हुआ अब मतलब बताया डॉक्टर कि वो स्टोन मेरा गॉल ब्लैडर से पैंक्रियाज में ट्रांसफ़र हो गया था। अब जब 12th हो गई, पार्ट 1 में गए, ग्रेजुएशन किया, क्योंकि हेल्थ की वज़ह से मैं कहीं भी एडमिशन नहीं करा सकती थी, बाहर पढ़ नहीं सकती थी। मेरी 2 सिस्टर हैं, दोनों मेडिकल डॉक्टर हैं, 2 ब्रदर हैं, वो भी दोनों अच्छे पोस्ट पे हैं। मदर-फादर मेरे गवर्नमेंट वो हैं, ऑफ़िसर हैं, बट मैं नहीं कर पाई कुछ, क्योंकि हेल्थ के इश्यूज़ थे। तो जब 12th हो गया, ग्रेजुएशन पार्ट 1 में ईज़ी सब्जेक्ट होम साइंस लेकर के मैंने सिंपल ग्रेजुएशन पे एडमिशन ले लिया। तो उस दौरान अब क्या था कि मैं डिप्रेशन में जाने लगी। मैं जा नहीं सकती हूँ, मैं खा नहीं सकती हूँ, मैं घूम नहीं सकती हूँ, ठीक है? मेरी बहनें सब कुछ खा मेरे सामने सब कुछ खा रही हैं, और लोग सब कुछ खा रहे हैं, मेरे घर में बन रहा है, मैं नहीं खा सकती हूँ। तो ये सब चीज़ें अब मुझे बॉदर करने लगा था कि डिप्रेशन की ओर जाने लगे थे। क्लास में बैठते थे 1 घंटा तो बहुत थकावट होती थी, पेन होता था। कभी भी पेन हो जाए, सपोज़ कुछ घर में प्लान हुआ कहीं कल जाना और पेन हो गया और फिर प्लान चौपट। कुछ लोगों ने रिलेटिव होते हैं ना, सजेस्ट कर अरे इनकी शादी कर दो, फिर ये ठीक हो जाएगी। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि शादी-वादी होने के बाद लड़कियाँ ठीक हो जाती है, शादी से पहले बीमार होती है, शादी के बाद ठीक हो जाती है। तो ये सजेशन दिए, और ये पापा को तो कम, मम्मी के दिमाग में ज़्यादा घुस गया है ये चीज़ें। हाँ, ये सही बोले, शादी का एज भी हो गया, हालाँकि उस वक़्त मैं 19 ईयर्स की थी। तो मम्मी के दिमाग में घुस गया शादी, और वहाँ के इतने बेवकूफ़ डॉक्टर हैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने भी बोला कि शादी करा दो। मुझे था कि ये क्या सॉल्यूशन है कि शादी क मतलब बीमार रह रही हूँ, मैं घूम नहीं रही, मैं खा नहीं पा रही हूँ, शादी करा दो, ये क्या सीन है? डॉक्टर्स ने यही यही सजेशन दिया मेरे पेरेंट्स को। तो अब क्या है कि लड़का ढूँढना शुरू हो गया। इस बीच में ग्रेजुएशन पार्ट 1 का एग्ज़ाम दी मैं। ग्रेजुएशन के बाद अब शादी की बात आई तो मुझे और मैं ट्रॉमा में जाने लगी कि मैं अब तक मैं फेस कर रही थी, अब जो मेरे लाइफ़ में कोई आएगा, वहाँ मैं जाके बीमार पड़ूँगी, वहाँ जाके मम्मी-पापा तो इतनी केयर कर लिए, अब वहाँ जाके मैं बीमार पड़ूँगी तो कौन करेगा केयर? क्या होगा? मैंने कहा पापा, शादी से पहले मैं चाहती हूँ कि मेरा एक पूरा प्रॉपर टेस्ट हो बॉडी का, स्टमक का। कहीं न कहीं कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना, जब भी हो रहा है ना। बिहार के पास है सिलीगुड़ी। तो सिली एक डॉक्टर है वहाँ पे, उन्होंने कहा कि इसका सीटी स्कैन करवाते हैं। तो सिलीगुड़ी में आई मैं सीटी स्कैन के लिए। जब वहाँ पे सीटी स्कैन हुआ, उन्होंने अल्लाह जाने कैसा सीटी स्कैन किया, उसमें कुछ नहीं आया। सीटी स्कैन नॉर्मल, मतलब कुछ नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं। तो पापा बोले देखा, मैं बोलता था ना कुछ नहीं है, खामखा तुम परेशान होती हो। सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, सीटी स्कैन के रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? तो लिटरली लोग खुश होते हैं उस रिपोर्ट से कि चलो मतलब कोई बीमारी नहीं निकला है। बट मैं लिटरली जब सिलीगुड़ी से वापस अपने घर आ रही थी तो मैं पूरे रास्ता रो रही थी। क्यों नहीं मेरे रिपोर्ट्स में कुछ आया? शादी में ये था कि पेन तो हो रहा था, उसके बाद पेन का जो मेरा सीक्वेंस था वो बढ़ता मतलब उसके बाद वो 2 महीने 3 महीने में एक बार अटैक्स आने लग गए थे। कभी 2 महीने में भी आ जाते थे, कभी मंथली भी आ जा रहे थे। बट ये नहीं था पता कि कल बारात आएगा और आज मुझे पेन होगा। तो आज मुझे उपटन लगना है, मेहंदी जो होते हैं, वैसा कोई सीन था आज का, और जब मैं सुबह उठी तो मुझे पेन, और वो भी सीवियर पेन, हाई पेन, जिसमें मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। तो फिर वही ट्रीटमेंट, डॉक्टर को बुलाया, हाई पेन किलर लगाया, ड्रिप में रखा पूरे दिन, और पापा ने डॉक्टर से कहा कि मुझे नहीं पता, आज पूरे दिन में इसे ठीक करो। और उस वक़्त आप समझ सकते हैं कि मेरा क्या मेंटली मैं कहाँ होंगी। कल मेरा बारात है और आज मैं इस हालत में हूँ। शादी होके जब मैं यहाँ दिल्ली आई, तो मुझे लगा कि ये सही प्लेटफ़ॉर्म आया है मेरे लिए अब, कि दिल्ली में अच्छे-अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े-बड़े डॉक्टर हैं, यहाँ मैं दिखाऊँगी। तो अब है कि इसके लिए मैं हस्बैंड को कैसे बताऊँ कि मैं बीमार हूँ? मुझे हस्बैंड को नहीं बताया था, पेरेंट्स ने भी नहीं, मैंने भी नहीं, कि मुझे प्रॉब्लम है। यहाँ पे अब था कि मुझे हस्बैंड को कैसे बताना है कि मुझे प्रॉब्लम है। फिर शादी के बाद तुरंत बेबी कंसीव हो गई। अब वो जो 9 मंथ थे वो तो हर रोज़ मौत से ही लड़ी हूँ। 9 महीने मतलब बस यूँ ऐसे बेड पे पड़ के ही 9 महीने गुज़रे, बेटी हो गई।
उस दौरान मैंने किसी से शेयर नहीं करा ससुराल में हस्बैंड से कि मुझे प्रॉब्लम है। 9 मंथ मुझे जितने भी प्रॉब्लम हुए मेरे पेरेंट्स उसको अ, यहाँ से मैं चली गई मायके जब कंसीव की। 9 महीने वहाँ पे बहुत बुरे कंडीशन में रही, बेबी हुई। फिर जब मैं आई, बच्चे को 5 महीने की बेबी हुई, मुझे फिर से अटैक आना शुरू हो गया। हस्बैंड जब मेरे ऑफ़िस जाते थे तो मैं अकेले जाके सब कुछ हुआ में, हालाँकि ऐसे कुछ आप सडनली जाएँगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि मुझे जाना किधर है। अकेले मैंने दिखाया, सारे टेस्ट करवाए, उसके बाद जब रिपोर्ट जिस दिन मुझे रिपोर्ट मिलने वाली थी, जब मैं गई थी तो अकेले थी, उस दिन भी मैं अकेले थी। जब मैं अंदर डॉक्टर के केबिन में गई, तो डॉक्टर ने बोला कि नाज़िया आपका रिपोर्ट ये आया है, आपको क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है। आपके पैंक्रियाज़ में हेड से टेल तक स्टोन है, भरा हुआ पूरा और आपका 60% पैंक्रियाज़ डैमेज हो चुके हैं। तो उस वक़्त मुझे पता ही नहीं था पैंक्रियाज़ क्या, मैं खुश हो गई कि बीमारी निकला। मैं खुश हो गई, बीमारी निकला, मैंने कहा वो कह रहे हैं कि हाँ, यही है ना? मैंने कहा ठीक है, ट्रीटमेंट कितना दिन चलेगा? ठीक है? मैं वहाँ तक बिल्कुल भी मतलब टेंशन नहीं लिए कि ये स्टोन हो रहा है, डैमेज हो गया है ये। मैंने कहा ठीक है, इलाज क्या है वो बताओ? तो उन्होंने कहा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसके बाद मेरा दिमाग सनका, ट्रीटमेंट नहीं है का क्या मतलब है? कह रहे हाँ, इस पे बहुत खोज हो रही है बट एलोपैथ में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो मैंने कहा तो ठीक कैसे होगा? कि ठीक नहीं होगा, जब तक लाइफ है तब तक आपको मेडिसिन खाते रहने पड़ेंगे। मैंने कहा पेन वो होते रहेगा, आपको एडमिट होना पड़ेगा, आप एडमिट होंगे, रिकवर होगा, आप डिस्चार्ज लेंगे। जब डिप्रेशन और ट्रॉमा एंजाइटी होती है तो आपको गैस ज़्यादा बनता है, तो उससे क्या होता है फिर पेन मुझे ज़्यादा तेज़ी से आने लगा। मतलब महीने में 1 बार अटैक होता था, फिर एडमिट होती थी, फिर जो ट्रीटमेंट होता था एलोपैथ का वो किया, उसके फिर देन वापस घर। ये धीरे-धीरे बढ़ता गया, लगभग ऑलमोस्ट 2013-14 की बात है ये। तो ये चीज़ होने लगी। अब क्या था कि स्टार्टिंग में हस्बैंड ने सपोर्ट किया, जब पेन हो उठा के लेके हॉस्पिटल जाए। साल 2 साल के बाद कहा कि भाई मैं ऑफ़िस छोड़-छोड़ के ऐसे हॉस्पिटल तो रह नहीं सकता। तो मुझे भी लगा कि मुझे अकेले लड़ना है इस चीज़ से। तो मुझे बहुत सीवियर पेन होता था, मैं उठ के बैठ नहीं पाती थी। उसके हालत पे भी मैं उठ कर के हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाती थी, उनको ऑफ़िस भेजती थी, बच्चे को किसी रिलेटिव के घर छोड़ती थी एंड देन मैं हॉस्पिटल में एडमिट होती थी। और उनके हस्बैंड के ऑफ़िस के आने से पहले मैं डिस्चार्ज होके घर आती थी। अब क्या हुआ 2014 में मुझे वीकली पेन आने लगे। मतलब मैं डिस्चार्ज होके आई, 1 सप्ताह घर पे ठीक रही, वापस से एडमिट। जिस हॉस्पिटल में एडमिट होती थी उसके एक-एक बंदे मुझे जानते थे। "तुम फिर से आ गए? अभी तो गई थी, 10 दिन भी नहीं हुए, फिर से आ गए?" तो वैसा वाला सीन हो गया था। जितने भी बड़े-बड़े हॉस्पिटल हैं इस दौरान 2013, 14 और 15 ये 3 साल में मैंने दिल्ली के जितने बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं मैं सबको दिखाई थी। तो कहीं से भी मतलब कुछ भी फ़ायदा कहीं से नहीं हो रहा था बल्कि बढ़ता जा रहा था, प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा था। जो अंदर जो बीमारी बढ़ रही थी वो हो ही रहा था बट मेंटली भी मैं डिप्रेशन का शिकार होते जा रही थी। तो मैं गई और एक दिन मैं डॉक्टर के पास बहुत चिल्लाई, चीखी। मतलब वो था, दिल में था। वो उनके सामने उन्होंने कहा कि क्या मतलब है कि इसका इलाज नहीं है? कुछ तो होगा, किसी फ़ील्ड में होगा, कुछ तो सजेस्ट करें। ऐसे पेनकिलर ले लेके कब तक रहूँगी? तो उन्होंने बताया कि क्योंकि उस वक़्त मेरी 22 इयर्स था। 19 इयर्स में शादी हुई थी, 9 महीने में बच्चे हो गए, उसके बाद तो 22 या 23 साल की थी। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि इसका एक यंग एज है आपका तो आपके लिए बेटर होगा सर्जरी। तो सर्जरी में आप क्या करेंगे? तो जो हेड से टेल तक है, जो स्टोन्स हैं जिसकी वज़ह से जो पैंक्रेटाइटिस जूस है वो खाने तक नहीं पहुँच रहा है ब्लॉकेज की वज़ह से, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा स्टोन को वहाँ से रिमूव करें, ताकि जो एंजाइम है वो खाना तक पहुँच सके। तो मैंने कहा ठीक है, ठीक तो हो जाएँगे ना? नो। मतलब नो का क्या मतलब? ऑपरेशन आपने बोला ना, तो ऑपरेशन के बाद तो ठीक होना है, कि नहीं 80% आप ठीक हो सकते हैं, 20% ऐसे चांस है कि आप ठीक नहीं होंगे। तो मेरी सर्जरी वहाँ पे 2016 में हुई।
आज भी मुझे डेट याद है, 19 जनवरी 2016 को मैं एडमिट हुई। 20 जनवरी को 2016 को मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद जो 3 दिन है आईसीयू के, वो ऐसा था कि बस अब मौत आ रही है और तब आ रही है। वो 3 दिन बहुत पेनफुल थे। जो सर्जरी का पेन था, वो पेन मुझे तकलीफ नहीं दे रहा था, क्योंकि मुझे पैंक्रेटाइटिस के अटैक आ गए थे। तो उस दर्द की वजह से मैं 3 दिन बहुत पेन में रही। वो आज भी याद करती हूँ तो मेरे एकदम से डिप्रेशन ज़ोन में चली जाती है। जब मुझे रोना होता है 2 सेकंड में, तो मैं उस ज़ोन को याद करती हूँ। जब तो वो 3 दिन मेरे लिए बहुत तकलीफ़देह था। बट था कि ये आखिरी पेन है नाज़िया। इस पेन को अगर तुम झेल ली, तो इसके बाद तुम नहीं सहोगी, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो। 2016 में फिर पेन आता गया। 2016 के जनवरी में ऑपरेशन हुआ था और 2016 के दिसंबर तक कई सारे अटैक आ गए। सर्जरी के बाद कई सारे अटैक आ गए। अटैक आने के बाद अब था, मैं तो जो टूट रही थी वो टूट ही रही थी। वेट तो पूरा लॉस हो गया था, 30 केजी की हो गई थी मैं। 50 केजी से 30 में गई थी। तो मेरा हस्बैंड अब टूटने लगे थे। मेरी फैमिली, मेरा घर, वो सब, इन-लॉज़ का प्रेशर हस्बैंड पे, दूसरी शादी, वो प्रेशर, बच्ची छोटी है, बेटी है, वो टेंशन। अब क्या करूँ? तो इस दौरान जितने भी बार पेन अटैक्स आते थे, तो लोकल जो भी हॉस्पिटल आस-पास नियर होता था, उसमें एडमिट होके अपना ट्रीटमेंट कराती थी। बट था कि अब क्या करूँ? यहाँ के बाद कि अब क्या? हो गया, अब तो पेट भी फड़वा लिया, अब क्या है? तो हस्बैंड होंगे, टूटे हुए होंगे, ऑफ़िस में बैठ के एक दिन वो सर्च कर रहे थे कि इंडिया में अगर ट्रीटमेंट नहीं है, तो इंडिया से बाहर तो होगा। कहीं न कहीं कुछ तो होगा, ऐसा तो नहीं कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो वो गूगल में सर्च करने लगे। तब जाके वो जब सर्च करते हैं ना, तो ऊपर ऑटोमेटिक लिंक आने लगा पराव के नाम से, जिसमें लिखा था कि 100% सक्सेसफुल ट्रीटमेंट पैंक्रेटाइटिस का। तो लगा कि जो एलोपैथ नहीं कर सका, जो सर्जरी नहीं कर सकी, ये आयुर्वेद क्या करेगा? फिर पता नहीं क्या था, वो वापस से वो लिंक आया सामने। आया तो उस पे क्लिक किए तो खोले तो पूरा जो एक्स पेशेंट थे पराव से, जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया था, जो ठीक हो चुके थे, तो ये अब 2017 की बात है। तो वो क्लिक किए, देखे जितने एक्स पेशेंट थे उनके कुछ रिव्यू डाले हुए थे। उसमें वैद्य बालेंदु प्रकाश के कॉन्टैक्ट नंबर थे और पराव के कुछ कॉन्टैक्ट नंबर थे। तो ये फिर फटाफट उस पे कॉल किए तो वहाँ से बताया गया कि नहीं, यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट है, 100% ट्रीटमेंट है, यहाँ से कई पेशेंट ठीक हुए हैं और आप बेफ़िक्र होकर के एक बार विज़िट करके आप जाएँ, ठीक है? तो फिर हस्बैंड आए घर पे, बताए मुझे, तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। मैंने कहा दिमाग-वाग खराब हो गया है, सर्जरी इतनी बड़ी हो रखी है, यहाँ ठीक नहीं हुई, वो आयुर्वेद क्या करेंगे, जड़ी-बूटी। फालतू में पैसा वेस्ट है, फेक है ये सब। आप ये सब फालतू सब लिंक में मत क्लिक किया करें। तो फिर जो एक्स पेशेंट सब थे, उनके कॉन्टैक्ट नंबर थे। तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर जब थे, तो उन्होंने बोला, ये मेरे हस्बैंड उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल किए। कॉल करके उनसे बातें करी जो एक्स पेशेंट थे। तो कुछ की लाइफ़ की जो हिस्ट्री उन्होंने शेयर किया, मुझसे कम था। कुछ की लाइफ़ ऐसे थी, मुझसे ज़्यादा थी। तो जब मुझसे ज़्यादा जिनके प्रॉब्लम थे कि अरे तुम तो कुछ भी नहीं हो, मुझे कह रही हैं, जो पेशेंट से मैंने बात किया, कि तुम्हारा तो अभी कुछ भी नहीं है, मेरी लाइफ़ की स्टोरी ये है। मुझे लगा मुझसे भी ज़्यादा कोई दर्द में है, मुझसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम किसी को लाइफ़ में है। तो मुझे थोड़ा-सा मतलब होप सा आया, पड़ाव के को लेकर के थोड़ा-सा होप आया। फिर मैंने बोला कि मैं वैद्य जी से मुझे बात कराइए, उस डॉक्टर से, वैद्य बालेंदु प्रकाश से। तो मेरे हस्बैंड लगा के दिए। मैंने वैद्य जी को बोला कि ये सच में आप ट्रीटमेंट करते हैं? तो हाँ, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा, आप एक बार विज़िट कर लें आके। तो
मैंने कहा कि फिर उन्होंने बताया प्रोसेस कि 1 साल का ट्रीटमेंट है, 1 साल में 21 डेज़ हम अपने अंडर रखते हैं और 21 साल में पेशेंट को रूटीन बताते हैं, मेडिसिन चलती है। उसके देन जो 10 महीने 11 महीने होते हैं वो अपने घर पे रहते हैं, वहाँ से ट्रीटमेंट चलती है 1 साल का। 1 साल के बाद इतना तो कर देते हैं कि आप नॉर्मल लाइफ जी सको। तो 2017 में आई थिंक मैं वहाँ पे गई थी पड़ाव में, क्योंकि 8 साल हो गए। तो 2017 में मैं एंटर की थी पड़ाव में, और जब मैं गेट से इन कर रही थी, ऊपर आसमान की तरफ देखा और मैंने कहा, ये लास्ट होप है। अल्लाह मियाँ, ये गेट जो मैं जा रही हूँ इस गेट के अंदर, ये लास्ट होप है। अब आपके हाथ में, बाकी आपके हाथ में। उसके बाद गई तो पड़ाव में जाने के बाद, क्योंकि मैं एलोपैथ की इतनी एडिक्ट हो चुकी थी बचपन से अब तक में, कि वो जाते ही वैद्य जी ने एलोपैथ बंद करवा दिया। उन्होंने अपना मेडिसिन स्टार्ट किया कि, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस की जो मेडिसिन होती है ना, हाई हाई पावर की, उसके इतना एडिक्ट हो चुके थे कि जैसे जो अल्कोहलिक लोग होते हैं, उसका अगर आप अल्कोहल छीन ले तो कैसे होते हैं, मेरे साथ वैसे ही हो रहा था कि एक टैबलेट आप दे दें। ऐसा वाला सीन था कि एक टैबलेट दे दे, जो मुझे अंदर जलन हो रही है, जो पेट में तकलीफ हो रही है, वो कम होगा। फिर मेडिसिन स्टार्ट होने के बाद थोड़े प्रॉब्लम आए, कॉम्प्लिकेशन आए, क्योंकि तब तक में सिम्टम मेरे बहुत, पैंक्रियाज का जो हालत था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। तो उसके वजह से थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ, बट वैद्य जी का था कि तुम मेरे लिए एक चैलेंजेस पेशेंट हो। पेशेंट बहुत आते हैं, तुम लेकिन चैलेंजेस हो। तुमको ठीक करने में मज़ा आएगा मुझे। और मैंने वैद्य जी से कहा कि अगर आप मुझे ठीक कर दिए, तो मैं मानूँगी कि आपने इतने पेशेंट का इलाज किया, आपके पेशेंट ठीक हुआ है। 21 दिन में मैं कुछ नहीं खा पाती थी। ना मुझे भूख लगती थी, ना मुझे मोशन हो रहे थे, क्योंकि खा नहीं रही थी मैं, मोशन नहीं हो रहे थे। इतनी जलन होती थी, इतना एसिडिटी होता था। और जब 10 दिन हो गए थे, 10 या 15 दिन हुए थे पड़ाव में, मुझे जब वहाँ रिलीफ़ नहीं महसूस हो रहा था अंदर से, मुझे लग रहा था कि ये भी बेकार ही है। मतलब ये यहाँ से भी मैं ठीक-विक होने वाली हूँ नहीं। जब 20 दिन जब क्रॉस किए पड़ाव में, 20-22 दिन के 21वां दिन नहीं, 17-18 दिन जब क्रॉस किए, एक दिन मैं लंच करके आई, उस दिन मुझे भूख लगी थी, लंच करके आई और मुझे जलन नहीं हुआ, गैस नहीं हो रहा था, क्योंकि खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती थी, बहुत जलन होती थी, नौज़िया सा लगने लगता था। उस दिन मुझे नहीं फ़ील हुआ। मैं टीवी देख रही हूँ, ऐसे मुझे लगा कि आज तो मुझे गैस ही नहीं हुआ, आज मैं रिलैक्स फ़ील कर रही हूँ खाना खा के। फिर मैं कॉल की वैद्य जी को, वैद्य जी ने बुलाया अपने पास, बैठाए, फिर उन्होंने बताया कि ये ट्रीटमेंट है 21 दिन का। उस 21 दिन के दौरान वैद्य जी मलाई भी खिला रहे हैं, जो कि मुझे याद भी नहीं मैं लास्ट टाइम कब खाई थी। घी खिला रहे हैं, जो मुझे पता ही नहीं, मतलब घी के स्मेल से मुझे गैस होने लगती है, ये चीज़ था। तो वो चीज़ खिला रहे हैं, और मतलब वो चीज़ वैद्य जी वो चीज़ खिलाए मुझे 21 दिन के अंदर, जो मैं नहीं खाई थी बचपन से, कब का छोड़ा हुआ था। तो 21 दिन रहने के बाद फिर वहाँ से डिस्चार्ज हुई, घर आई, क्योंकि 1 साल का ट्रीटमेंट है प्राण में। जब घर आई, तो अटैक्स मुझे आने लगे, आते थे। ऐसा नहीं है कि अटैक्स नहीं आते थे, अटैक्स आते थे। लेकिन जो मैं हॉस्पिटल में एडमिट होती थी, वो मैं नहीं हुई थी ये 1 साल के दौरान। अटैक मुझे आते थे। तो घर पे वैद्य जी को कॉल करती थी, कुछ उन्होंने वो सजेस्ट करते थे कुछ-कुछ चीज़ें, वो करती थी फ़ॉलो। तो 2 दिन 3 दिन में घर पे ही रिलीफ़ हो जाता, और जो पेन आता था वो भी वो वाला पेन नहीं आता था जिसमें कि मैं इशारा भी नहीं कर पाती थी, वैसा पेन नहीं था। इतना था जिसको मैं बर्दाश्त कर पा रही थी, और जो मेरे घर पे क्योर हो जा रहे थे, ठीक हो जा रहे थे। तो 1 साल के दौरान मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई। अब 1 साल हो गए, वैद्य जी ने बोला था कि 1 साल में ठीक हो जाएँगे। तो पेन तो मुझे आ रहा है, उस तरह के नहीं आ रहा है, एडमिट नहीं हो रही हूँ लेकिन आ रहा है। अब मुझे था कि ये भी पेन आना मेरा बंद हो, जभी तो मुझे लगेगा ना कि मैं ठीक हुई हूँ। तो फिर से मुझे क्या हुआ, उसके बाद सीवियर पेन आया, और वापस से एडमिट। मुझे लगा कि पीछे चली गई मैं, फिर से वो सब स्टार्ट हो रहा है। फिर मैं वैद्य जी के पास गई,
1 सप्ताह मैंने रहा वैद्य के पास। उसके बाद वैद्य बोले, "देखो मेरे ठीक हो जाओगी, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पेशेंट्स की सीक्वेंस पता नहीं चलती, किस पेशेंट को कितने ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, पता नहीं चलती है, तो ठीक हो जाओगे।" उसके बाद फिर मैं 1 सप्ते के बाद घर आई, तो मुझे ना वैद्य की बातों पे अब अजीब-सा लगने लगा था। मुझे ल होप मतलब था, जो होप था वो ख़त्म हो रहा था। फिर मैं शिखा मैम को कॉन्टैक्ट करी उसके बाद। शिखा मैम को कॉल किया, मैंने कहा, "मैम, मुझे बचा लो, मुझे जीना है, अब मैं नहीं झेल पाऊँगी। मुझे ज़िंदगी चाहिए, मुझे जीना है, और जीने के लिए मेरे ज़िंदगी से इस पेन को ख़त्म करें आप। ये दर्द नहीं चाहिए।" फिर वो अपने बुलाई, दिल्ली में थी वो, दिल्ली में बुलाई, "कहाँ पे रहती है?" "दिल्ली में।" "तो आ जाओ मुझसे सैटरडे को मिलने।" जब शिखा मैम से मैं मिली, उनसे मैं सारी बातें डिस्कस करी। उसके बाद शिखा मैम ने मुझे पर्सनली अपने अंडर ले लिया कि अपनी लाइफ़ का एक-एक मिनट मुझसे शेयर करोगी, एक-एक सेकंड मुझसे शेयर करोगी, कुछ भी हो। तो 1 साल मैं शिखा मैम के टच में रही, मेरा मेडिसिन वापस से चला। अमर, जो पराव के मेडिसिन है, अमर, जो पैंक्रेटाइटिस के इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, अमर मेरा चलने लगा, बाकी मेडिसिन उसके साथ चलने लगे। मुझे जिस तरह से शिखा मैम बताती गई, मैं सेम फ़ॉलो करती गई, सेम 1 साल तक। तो इस 1 साल में क्या हुआ कि मेरा पेन घटना शुरू हुआ। मतलब जो महीने दिन में आ रहा, थोड़ा ही आ रहा था, महीने दिन में आ जाता था एक बार, वो 2 महीने में आने लगा, फिर 3 महीने में, 4 महीने में, उसके बाद मेरा वेट गेन होना शुरू हुआ। ये पड़ाव के 2 साल की बात है। वेट गेन होना शुरू हुआ, बहुत फ़ास्ट नहीं वेट गेन होता था, स्लो होता था, बट होने लगा था। पेन का भी सीक्वेंस कम होने लगा। धीरे-धीरे 1 साल जैसे खत्म हुआ शिखा मैम के अंडर, 1 साल होते-होते मुझे पेन आना बंद हो गया, और थोड़ी-थोड़ी सब कुछ खाना शुरू कर दी। ऑयली चीज़ें भी खा रही हूँ, थोड़ा स्पाइसी भी खा रही हूँ, बाहर का भी खा के देख रही हूँ, तो बॉडी रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो भी मैं डाइजेस्ट करने लगी। पेन आना बंद हो गया, वेट गेन होना शुरू हुआ। तो इस त धीरे-धीरे जब ये सब होने लगा, तो डिप्रेशन से भी बाहर निकलने लगी, मेंटल हेल्थ भी मेरा थोड़ा-सा रिकवर होने लगा। तो धीरे-धीरे ऐसे कर के अब 8 साल हो गए मुझे प्राव में, और आज मैं कह सकती हूँ कि मैं एक नॉर्मल लाइफ़ जी रही हूँ, सब कुछ खा रही हूँ, अच्छी लाइफ़ है, घूम रही हूँ, बच्चे बड़े हो रहे हैं। मतलब एक जो नॉर्मल लाइफ़ होती है, अब मैं वो सब कुछ कर रही हूँ जो एक नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ़ में करता है। तो प्राव एक नई लाइफ़ देती है, और नॉर्मल डाइट प्लान स्टार्ट होता है, जो पैंक्रियाज़ के पेशेंट कभी नहीं खा पाते हैं, प्राव के ट्रीटमेंट के बाद वो खाने लगते हैं। तो मैं सबका, प्राव के जितने जो वैद्य शिखा प्रकाश हैं, उनको थैंक यू बोलूँगी, जो वैद्य बालेंदु प्रकाश हैं, उनको मैं शुक्रिया बोलूँगी, और वहाँ के जो सारे टीम हैं, उनको मैं स्पेशली थैंक्स बोलूँगी। क्यों? क्योंकि मैं चाहे रात के 12 बजे कॉल करूँ, मुझे उतने ही पोलाइटली से आंसर मिलता है, और उतनी ही पेशेंस के साथ मेरी प्रॉब्लम को सुनती हैं।